अल्ताफ हुसैन की गूंज शाहराह भुट्टो पर होती रही। बिलावल भुट्टो जरदारी क्यों अल्ताफ हुसैन का नाम लेते रहे? सब लोग मजमे में मौजूद थे। एक बार नहीं, 2 बार नाम लिया गया। और आखिर क्यों नाम लिया गया? वो कौन सा अस्पताल है जो अल्ताफ हुसैन के नाम पर बनना है, या फिर वो कौन सी शाहरा है जो अल्ताफ हुसैन के नाम पर बननी है? आज के प्रोग्राम में मैं आपको देने वाला हूं एक तहलका खेज खबर और उसके पसे पर्दा होने वाले बहुत सारे हकाइक। लेकिन आपने अल्ताफ हुसैन हॉस्पिटल उससे पहले भी कुछ और बातें भी हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या हो रहा है और वजीर आला सिंध क्यों बार बार इस्लामाबाद का चक्कर लगा रहे हैं। वो इस्लामाबाद जा रहे हैं लेकिन वहां पर उनकी कोई तस्वीर शाया नहीं हो रही है। आखिर ये खुफिया मुलाकातें किस हवाले से जारी हैं और उसके पसे पर्दा क्या हकाइक सामने आ रहे हैं? क्या वाकई में कराची को सूबा बनाने के हवाले से या कराची को वफाक के हवाले कर लेने की वजह से ये मुज़ाकरात या ये मामलात हो रहे हैं? इस हवाले से एक बहुत बड़ी चीज सामने आई है और पाकिस्तान के सबसे बड़े टीवी चैनल ARY न्यूज पर ये तमाम की तमाम खबर नशर की गई है। इसमें मामलात क्या है और इसके पसे पर्दा वो कौन से लोग हैं जो अब बेनकाब होने वाले हैं। फिर उसके बाद ये बात कि मौसम नकवी मुसलसल ईरान के अंदर मौजूद है। मामला गंभीर हो चुका है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को फौरी तौर पर ईरान पहुंचना पड़ा। ईरान में पाकिस्तान के आर्मी चीफ क्या इस मामले को मुकम्मल तौर पर हैंडल कर रहे हैं, जिसके बाद यहां पर जंग के खतरात खत्म होंगे, या फिर आज की रात फिर से बम्बार्टमेंट का इशारा दिया जाएगा? ये सब तफसीलात जो वहां पर तय हुई हैं या तय हो रही हैं, वो कौन से मोतबर जरा हैं जो इसकी खबर आया कर रहे हैं, ये सब आपके सामने रखेंगे। लेकिन कल एयरपोर्ट पूरा का पूरा कराची क्यों पहुंचने वाला है और पहुंचकर वो क्या बताने वाला है, किसका इस्तकबाल किया जाने वाला है, ये भी तो इंकशाफ करना है। मगर उन सब के लिए जरूरी शर्त यह है कि पहले आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है। डरिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। आप जितनी तेजी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मैं ये समझूंगा कि आप वाकई में बहुत बहादुर हैं। और क्योंकि हमें जो लोग देखते हैं उसमें से 50% ऐसे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग डरते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं सच ये है कि वो बहुत ज्यादा बहादुर है, इसीलिए देखते हैं। अपनी बहादुरी का इजहार कीजिए, कोई लापता नहीं करेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। आज बहुत बड़ी ही खबरें आई हैं और बहुत बड़े मामलात हुए हैं। यूं तो आज शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह होना था, वो शाहराह भुट्टो जो दर हकीकत एक DHA से दूसरे DHA जा रही है। इसमें आवाम का कितना फायदा होगा, ये बात बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जराए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वुज़रा इस बात का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब शहर से बाहर से जो आएगा वो शहर के अंदर फौरी तौर पर आ जाएगा। मसला यह था कि शहर के अंदर वालों का हाल क्या करना है, शहर के बाहर वालों का क्या होगा। मगर शाहराह भुट्टो को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना बहुत बड़ा मार्का करार दे रही है। इसलिए इसके पहले हिस्से के इफ्तिताह में बिलावल भुट्टो जरदारी खुद आए, टोल टैक्स खुद 100 रुपए दिया और उसके बाद मुराद अली शाह ने किया और अब तीसरे फेज का इफ्तिताह फिर करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी आए। मगर ये सारे मामलात बहुत ही ज्यादा अहम है। अगर सीनियर वुज़रा के हिसाब से देखा जाए तो आज का प्रोग्राम खास तौर पर अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हुआ है तो इसमें एक बहुत बड़ा मामला ये था कि ये वजारत बल्दियात और वजारत ट्रांसपोर्ट के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हुआ है। मगर स्टेज पर नासिर हुसैन शाह ने तो तकरीर की। सवाल ये बनता है कि शर्जील इनाम मेमन ने क्यों नहीं की। ये खबर मैं आपको आगे चलकर दूंगा। मगर
جب بلاول بھٹو زرداری کی تقریر کا وقت آتا ہے تو بلاول بھٹو زرداری اپنی تقریر کے آخر میں خاص طور پر الطاف حسین کا ذکر ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بار بار کیوں کر رہے ہوتے ہیں اور الطاف حسین کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں، یہ وہ خبر تھی جو اس وقت پورے کراچی سب جگہ پر گردش کر رہی ہے۔ لیکن میں اس کی آپ کو تمام تفصیلات دینے سے پہلے ایک بہت بڑی بات بتانے والا ہوں۔ ایک بہت بڑا پروجیکٹ کراچی کے اندر بنائے جانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ پاکستان نے اس وقت جب سے انڈیا کو شکست دی ہے، پاکستان نے انڈیا کے معاملات میں جب پاکستان نے اپنی بالادستی کو ظاہر کیا ہے اور اس کے بعد ابھی ایران امریکہ جنگ کے دوران پاکستان کے کردار کے بعد پاکستان کے اسلحے کی مانگ اور جدید ٹیکنالوجی کے اسلحے کی مانگ تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، جس کے بعد ایک منصوبہ بنایا گیا ہے جس کے تحت کراچی شہر کے اندر ایک بہت بڑی جگہ پر پاکستان کے ڈیفنس ایکوپمنٹ کی تیاریوں کے حوالے سے ایک بہت بڑا زون بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ باتیں تمام کی تمام طے ہو چکی ہیں، اسی لیے آج بلاول بھٹو زرداری بار بار اپنی تقریر کے دوران اس بات کا اظہار کرتے رہے کہ کراچی کے اندر کیا چیز بننے والی ہے۔ کراچی میں ہم ایک ڈیفنس اور سیکیورٹی پروڈکشن زون قائم کیا جائے جس کا مقصد یہ ہو کہ میڈ ان پاکستان کا جو ڈیفنس کا مٹیریل ہے لیکن پروگرام کا نقطہ اس وقت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا کہ جب انہوں نے اپنے نشتر MQM پر چلانا شروع کر دیے اور خاص طور پر خالد مقبول صدیقی جو کہ ابھی کچھ دن پہلے آصف علی زرداری سے محسن نقوی کی موجودگی میں ملے تھے، مصطفیٰ کمال صاحب، ان سب پر ایک بڑی کڑی تنقید کی اور کڑی تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ پہلے مرحلے پر انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان کو بھی دیتے جو بائیکاٹ نہیں، جنہوں نے بائیکاٹ کیا، اور انہوں نے واضح طور پر MQM پر تنقید کی ہے۔ ذرا سنیے کیا کہتے ہیں، پھر آگے چلتا ہوں۔ الیکشن میں نہیں لڑا، اگر وہ لڑتے جیتتے تو نہیں، لیکن اگر اسی طریقے سے جیتتے جیسے جنرل الیکشن میں جیتتے تو ان کو بھی وہ ہم وسائل دیتے۔ بات یہی نہیں تھی، آج کے پورے پروگرام کے اندر ان کی تنقید کا محور صرف اور صرف اگر کوئی تھا تو وہ MQM تھا۔ آخر MQM کیوں ہے؟ انہوں نے MQM کے وزراء پر، خاص طور پہ خالد مقبول صدیقی پر براہ راست تنقید کرتے ہوئے کیا کہا ہے، سنیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تاحیات وزیر ہیں، MQM ہمیشہ سے وزارت میں رہتی ہے، عمران خان آئے تو اس کی وزارت میں، نواز شریف ہو تو اس کی وزارت میں، پاکستان پیپلز پارٹی ہو تو اس کی وزارت میں۔ کیا خالد مقبول صدیقی نے تاحیات وزیر رہنے کا کہا ہوا ہے؟ کیا کہا ہے بلاول نے؟ ذرا یہ سنیے۔ تاحیا وفاقی وزیر ہوتے ہیں، مطلب شاہ پیپلز پارٹی حکومت میں ہو تو وفاقی وزیر، کبھی کبھار صوبائی وزیر، نون لیگ حکومت میں ہو تو وفاقی وزیر، اس دفعہ نہیں لیکن یوزلی صوبائی وزیر، PTI حکومت میں ہو تو وفاقی وزیر، مشرف حکومت میں ہو تو وفاقی وزیر، صوبائی وزیر، میئر کراچی، سیکٹر انچارج، پتہ نہیں کیا 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 کیا، تاحیا تاحیا تاحیا۔ بات یہاں تک نہیں تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر خالد مقبول صدیقی ہی کیوں نشانے پر ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ در حقیقت خالد مقبول صدیقی کو اور ان کو نشانہ بنانے کی اہم وجہ یہ ہے کہ MQM بھلے ہلکے ہلکے ہی لیکن سلو پوائزن کے طور پر یہ بار بار وفاق کے اندر بیٹھ کر باور کروا رہی ہے کہ 18ویں ترمیم کا خاتمہ ہونا چاہیے اور اس کے تحت 28ویں ترمیم آنی چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ وہ یہ مطالبہ بار بار کر رہی ہے کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے۔ گزشتہ رات کو پاکستان کے ایک بہت بڑے ٹی وی چینل یعنی ARY نیوز پہ ایک پاکستان کے بہت بڑے اینکر کامران خان نے شو کیا۔ کامران خان نے جو شو کیا اس میں وہ بار بار اس بات کا ذکر کرتے رہے کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے۔ اسی شو کے اندر ایک طاقت کے محوروں کے اندر رہنے والا وہ شخص کہ جس کا نام عبد المالک ہے، وہ بھی اس پروگرام کے اندر شامل ہوا۔ عبد المالک کو ذرائع کے حوالے سے اور مختلف سورسز کے حوالے سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے مقتدرہ حلقوں کے اندر بہت قریب محسوس کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بار بار اسلام آباد کے اندر موجود ماحول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بات کو سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جانے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ اگر کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جانے کی پلاننگ کی جا رہی ہے
इसी वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार अपने प्रोग्राम के आखिर में एमक्यूएम पर बरहम हुए और उन्होंने ये बात कही कि यहाँ पर बैठकर कुछ लोग इतनी आज़ादी के साथ बात कर सकते हैं, ये आज़ादी इनको सिर्फ इसी शहर के अंदर मौजूद है। मगर फिर उन्होंने एक और तनकीद की और उन्होंने तनकीद की खास तौर पर अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम पर या मौजूदा एमक्यूएम पर। उन्होंने ये कहा कि अगर हमने ही शहर को 2008 से बनाया है, कितना बनाया है वो शहर का एक एक बच्चा जानता है। करप्शन की कहानियां सबकी जबान जद आम है। 18 साल में इस शहर को K4 मंसूबा नहीं मिल सका है। 18 साल में यहाँ पर मौजूद तरक्याती काम मुकम्मल नहीं हो सके। 18 साल में यहाँ की कोई भी सड़क ऐसी नहीं कि जिसे इंटरनेशनल मैार का करा दिया सके। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ज़ाहिर अपना प्रोग्राम कर रहे थे, वो अपनी तकरीर कर रहे थे, तो वो अपना नुक्ता नजर बयान कर रहे थे। जब उन्होंने अपना नुक्ता नजर बयान किया तो उन्होंने एमक्यूएम पर तनकीद करते हुए अपनी कामयाबी को भी उनकी तनकीद की तरफ जिक्र किया और उन्होंने ये कहा कि जनाब वाला हमने 18 साल में शहर को बनाया है, हमने शाहराह भुट्टो बनाया है। तो जनाब वाला उन्होंने फिर ये जिक्र करना शुरू किया कि उन्होंने क्यों अल्ताफ हुसैन यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, उन्होंने क्यों अल्ताफ हुसैन ब्रिज नहीं बनाया। कहां है आपका शारे अल्ताफ हुसैन? कहां बनाया है आपने? आपने कहां बनाया है आपने अल्ताफ हुसैन हॉस्पिटल? कहां एक सड़क बताए, एक इदारा बताए, एक मंसूबा बताए। ताहया वजीर रहे हैं, एक काम भी नहीं कर सके हैं, उल्टा आप पे तंकीद करते हैं। हम सबको दावत देते हैं कि आए सियासत का हिस्सा बने, इस जमहूरी काफिला का हिस्सा बने, हमारे साथ मिलके काम करें। साथ मिलके काम करेंगे तो ये शहर तरक्की करेगा, ये सूबा तरक्की करेगा। और ये बात जरा सी उन्होंने अल्ताफ हुसैन का जिक्र बार बार किया। पाकिस्तान का तमाम मीडिया लाइव बराह रास्त इस प्रोग्राम को दिखा रहा था। मेरी नजर एक लम्हे के लिए ये देखती रही, मेरे कान ये सुनते रहे और मैं एक वक्त के लिए सोचता रहा कि यहाँ पर हर जगह पर डिले लगा हुआ होता है। अल्ताफ हुसैन के नाम पर पाबंदी है, बिलावल भुट्टो जरदारी अल्ताफ हुसैन का नाम ले रहे हैं, तो क्या तमाम टीवी चैनल उस डिले का मौके का फायदा उठाकर क्या इसी वक्त तमाम टीवी चैनल्स की नशरियात को बंद कर देंगे और फिर आगे की तरफ जब उनका नाम खत्म हो जाएगा तो उससे करेगा? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम टीवी चैनल्स ने इस जलसे को और इनके जिक्र को बार बार दिखाया, जिसमें वो बार बार ये कहते रहे कि जनाब अल्ताफ हुसैन के नाम का ब्रिज क्यों नहीं बना, अल्ताफ हुसैन के नाम का अस्पताल क्यों नहीं बना। दो बड़े सवालात यहां से उठते हैं और पहला सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने इस वक्त अल्ताफ हुसैन का जिक्र क्यों किया, और दूसरी बात यह है कि इस वक्त टीवी चैनल्स ने क्यों इसे कट नहीं किया। और तीसरा सवाल इसमें अहम उठता है कि क्या वाकई में अल्ताफ हुसैन के नाम की जगहें एमक्यूएम ने कभी नहीं बनाई। बिल्कुल, अब आइए इस बात को जरा सा समझते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि एमक्यूएम ने अल्ताफ हुसैन के उरूज में उनके नाम या उनके रिश्तेदारों के नाम से मंसूब जगहें नहीं बनाई है। अगर आप इस तरह से ले तो नजीर हुसैन यूनिवर्सिटी आज भी मौजूद है, कायम है और वो काम कर रही है। इफ्जा अल्ताफ ब्रिज आप सबके सामने मौजूद है। लेकिन एमक्यूएम के उरूज के खत्म होने के बाद और 2016 में ये तकसीम के बाद से एमक्यूएम पाकिस्तान ने ही उन्हें ओन करना छोड़ दिया और उनकी बहुत सारी जगहों के नाम तब्दील कर दिए गए। इसकी बेतहाशा मिसालें दी जा सकती है, मगर बात यह थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूदा एमक्यूएम को भी अल्ताफ हुसैन के नाम के साथ मंसूब कर कर जानबूझकर ये कोशिश कर रहे थे कि जनाबे वाला एक टारगेट किया जाए। उन्हें ये बात मालूम है कि अल्ताफ हुसैन के नाम पर रेटिंग्स भी आती हैं और उन्हें भरपूर तौर पर इस्तेमाल किया। आप देख लीजिए बिलावल भुट्टो जरदारी की इस तकरीर का सिर्फ यही पहलू क्यों इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी को मालूम है कि मुझे तनकीद भी करनी है और इशारा भी कहाँ देना है कि जिससे ये बात चले। क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान इस वक्त वो बात कर रही है या कराची में मौजूद बहुत सारे नौजवान सोशल मीडिया पर वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो कि इस वक्त वफाक के अंदर भी ज़ेरे बहस है। और वो जब वफाक के अंदर भी ज़ेरे बहस है और कराची वालों का ये मुतालबा भी सामने आ रहा है, तो दर हकीकत बिलावल भुट्टो जरदारी एमक्यूएम पर तनकीद के जरिए अल्ताफ हुसैन का जिक्र कर कर दर हकीकत पाकिस्तान की उस आला अशराफिया तक भी अपना पैगाम पहुंचाना चाह रहे थे कि जनाब हमें ये कबूल नहीं है। जिस तरीके से
इस वक्त कराची के अंदर जीडीए मजबूत हुई तो पाकिस्तान के एक नामवर सहाफी अब्दुल मालिक ने इस बात की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यहाँ पर अगर जीडीए अगर मजबूत हो रही है तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि उनके खिलाफ इत्तेहाद को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये काम किया कि खैबर पख्तूनख्वा में वो इमरान खान की जमात के साथ बैठ गई। वो इमरान खान की जमात जो कि ये कहती थी कि आसिफ अली जरदारी उनकी बंदूक की निशिस्त पर है, उसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ इस वक्त तहरीक इंसाफ बैठ गई। और फिर उसके साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो तहरीक इंसाफ को गद्दार करार दिया करती थी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसके साथ जाकर बैठ गई। तो अगर एक तरफ से मैसेज डिलीवर हो रहा है तो दूसरी तरफ से भी मैसेज डिलीवर हो रहा है। क्या अल्ताफ हुसैन के नाम की गूंज फिर से सुनाई दे रही है कुछ हलकों में कि उन्हें जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर अगर ग्रैंड अलायंस बनने की बात की जा रही है तो क्या वो भी कहीं पर इस अलायंस में आ सकते हैं? इसीलिए क्या बिलावल भुट्टो जरदारी ने वो रास्ता अभी से रोकने के लिए ये तमाम किया? ये वो तमाम चमगोइयां हैं कि जो इस वक्त मार्केट में चल रही है, मगर बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये तमाम की तमाम बातें फिलबदी तौर पर नहीं की। उनके पास उनके डाइस पर बहुत सारे पॉइंटर्स लिखे हुए थे और उसी पॉइंटर में आखिरी नुक्ता ये भी था कि इस आखिरी नुक्ते पर उन्होंने अपनी तकरीर खत्म करते हुए अल्ताफ हुसैन का जिक्र भी किया। तो अब इसकी बहुत सारी साजिशी नजरियात बुने जा रहे हैं कि उन्होंने क्या कोई ग्रैंड अलायंस रोकने के लिए तमाम जिक्र किया, क्या उन्होंने एनकिन के जरिए किसी अशराफिया को पैगाम दिया, और क्या मामलात हो रहे हैं। दर हकीकत ये मामलात एनएफसी के और 18वीं तरमीम के इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं कि वजीर आला सिंध कई बार इस्लामाबाद के अंदर मौजूद पाए गए और बगैर किसी तस्वीरी सेशन के, उनकी तस्वीरी सेशन नहीं हुआ है। इत्तलात ये आ रही है कि पिछले 10 दिनों के अंदर वजीर आला मुराद अली शाह कई बार वहां पर गए और उन्होंने कई बार वहां पर मुज़ाकरात की और वहां पर बातचीत भी की है। ये इत्तलात सामने आ रही हैं और बाकायदा ये खबर भी सामने आ रही है। खैर, उसके साथ साथ कुछ और बातें भी मैं आपको कहूं, प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा, बहुत बड़ी खबरें मैं आपके साथ जिक्र करने वाला हूं। अब मामला एक और भी हो गया है। एक कराची का नौजवान, वो नौजवान के जो फलस्तीन की मदद के लिए, गजा की मदद करने के लिए एक इंटरनेशनल वफ्द के साथ वहां पर जा रहा था। उसे इजरायली वफ्द ने न सिर्फ, इजराइल की फौज ने न सिर्फ उसे गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद उस पर जुल्म और सितम पर रखा, 4 दिन तक उसे टॉर्चर करते रहे और बाद में उसे तुर्क के हवाले किया। ये नौजवान कल कराची आ रहा है, यानी कि 22 तारीख को कराची आ रहा है और इसका नाम है साद एदी। ये साद एदी फैसल एदी का बेटा है, यानी अब्दुल सत्तार एदी का पोता है। बहुत सारे लोग उनके इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं। कराची से लेकर पूरे पाकिस्तान के अंदर कराची के नौजवान खास तौर पर इस सारे मामलात को देखते हुए हर मुमकिन कोशिश ये कर रहे हैं कि गजा की मदद की जाए और फलस्तीन की मदद की जाए। और उसके लिए ये मिसाल, चाहे इस वक्त पाकिस्तान और ईरान के, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो कोई भी मामला चल रहा हो, लेकिन पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के नौजवान हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि गजा और फलस्तीन में उनकी मदद की जा सके। अहम नुकता यहाँ पर एक और भी है कि इस वक्त पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान मामला जहाँ कशीदा है, वहीं पर ये मुज़ाकरात का मामला भी चल रहा है। हफ्ते के हर रोज आगाज में ट्रंप एक ऐसा बयान देते हैं कि जंग व जदल होने वाला है, जिससे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऊपर की तरफ चढ़ती हैं और हमेशा वीकेंड के अंदर जुमे हफ्ते के दरमियान ये खबर आती है कि मुज़ाकरात बहुत अच्छे चल रहे हैं और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फिर कम होती हैं। दर हकीकत ये खेल बदस्तूर जारी है, लेकिन इस खेल के अंदर इस वक्त पाकिस्तान का किरदार बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है और पाकिस्तान की तरफ से मोहसिन नकवी गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 3 बार ईरान के अंदर मौजूद रहे। मामलात किसी तरफ तय होते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद लगता यूं है कि अब फाइनल बात की तरफ आगे बढ़ रही है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी फौरी तौर पर ईरान पहुंचे। इसका मतलब यह है कि कोई एक ऐसी डील, कोई ऐसा कागज अब तैयार होने की तरफ है जो अमेरिका को भिजवाना है, या अमेरिका की तरफ से कुछ ऐसे मामलात हो चुके हैं कि जिस पर अब ईरान तैयार हो रहा है। सवाल फिर ये बनता है कि इस मामलात के तय होने के बाद क्या पाकिस्तान के मामलात दुरुस्त हो पाएंगे, महंगाई की शरह कम हो सकेगी, आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होगी, या फिर लेवी कम किया जाएगा। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ताहाल लेवी कम करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रही है, लेकिन लेवी के जरिए पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं और जिससे महंगाई का तूफान भी आ चुका है। माशी तौर पर, अगर खराजी तौर पर पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और रियासत और पाकिस्तान के इदारे
जहां अपनी कामयाबी का जिक्र कर रहे हैं, वहीं पर यह बात बहुत ज्यादा अहम है कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त इंतहाई भौचाल का शिकार है। पाकिस्तान में टैक्स का अहदाफ हासिल नहीं किया जा सकता। कल एक बहुत बड़ी कंपनी के ऊपर यानी कि जैरीज, जो कि इस वक्त आपके पूरे एयरपोर्ट के निजाम में बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है, उसके ऊपर एफबीआर ने अरबों रुपए का टैक्स आयद किया है। सूरत-ए-हाल गंभीर है, लेकिन मामलात आगे बढ़ रहे हैं। हम आपको खबरें बहुत सारी और भी देंगे, लेकिन वक्त की किल्लत है। मुझे और भी बहुत सारे मामला आप तक गुफ्तगू करनी थी, मगर वक्त कम है। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, डरिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह के बाद।